जनता का जो नेता है उसको कौन हटा पाएगा। कोशिश बहुत करते हैं, नहीं हटा पाएंगे क्योंकि ऐसा नेता मिलेगा कहाँ। ये तो हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा महान नेता हम लोगों को मिला, जो अपने लिए सोचता ही नहीं, जिसका अपना कोई परिवार ही नहीं, यानी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानने वाला, जो यहाँ की 26 करोड़ जनता को अपना परिवार मानने वाला एक ऐसा निर्वाध नेता मिला है जो कहीं अपना पराये में कोई फर्क नहीं करता। जो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आप काम कर नहीं पा रहे हैं, परफॉर्मेंस आप सही नहीं दे रहे हैं, जनता की आपने सेवा नहीं की, जनता का आप पर से विश्वास हट गया है, इसलिए वो आपको नकार दिया है। अब आप तमाम अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध की जो संख्या है वो लगभग अगर 100 के रेशियो में लेते हैं तो लगभग 91% अपराध खत्म हो चुका है। झूठे अनर्गल प्रचार किए कि संविधान खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस कारण से जनता में भ्रम पैदा करके इन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उपचुनाव में इनकी हैसियत आपने देख ली होगी। कोई आदमी कुछ है तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन ठाकुर के बाद एक मानव भी है, उसका एक धर्म जिस पद पे बैठा है वो सबके लिए देश सोचता है ना। इसीलिए तो हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज के बीजेपी कार्यालय के पास है। यहाँ हम जानेंगे कि यूपी की राजनीति में जो उथल पुथल होती हुई नज़र आ रही है और विपक्ष जो बीजेपी पर हमलावर होते हुए कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लेकर लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। पांडे जी, ये बताइए, यूपी की राजनीति में जो उथल पुथल होता हुआ नज़र आ रहा है, विपक्ष लगातार कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बीजेपी के जो हाथ हैं वो लगातार क्राइम को कंट्रोल करते हुए नज़र नहीं आ पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा उखाड़े वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की धमक यहाँ पर आम जनमानस में दिखाई दे रही है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की धमक देखनी हो तो रात के 10 बजे दिखाइए। हमारी माताएं बहनें खुलेआम आराम से सड़क पे स्वच्छंद होकर के टहलती हैं, क्योंकि माफियाओं के पैर कांपते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध की जो संख्या है वो लगभग अगर 100 के रेशियो में लेते हैं तो लगभग 91% अपराध खत्म हो चुका है। अब 9% है, तो ये बरसों का पुराना जो है, पुरानी सरकारों के दायरे में रह करके फले फूले लोग जो गुंडे हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, वो भी आ जाएंगे, वो भी बाज आ जाएंगे, क्योंकि निगाह उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है, सब पे है। और उन्होंने चेतावनी भी दे दी कि या तो सुधर जाओ या फिर सिधर जाओ। आपने कहा कि पुराने जो कहते हैं नेता थे, पुरानी पार्टी जो थे, उनकी तरफ से जो क्राइम लगातार हो रहा है वो कहीं ना कहीं है। पर अभी जो हम लोगों ने देखा, कहते हैं बीजेपी पार्टी के ही थे ब्रजभूषण सिंह, उनके ऊपर भी आरोप लगे, तो वो भी कहीं ना कहीं क्राइम था। कुलदीप सेंगर थे, उन पर भी क्राइम था। ये सब क्या है भैया? ये भी तो बीजेपी के हैं। देखिए, आरोप लगना एक अलग बात होती है, सिद्ध होना एक अलग बात होती है। अगर हम ये कह दें कि वैभव सिंह जी अपराधी हैं तो ऐसा नहीं हो जाएगा, उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो राजनीति के क्षेत्र में हैं तो अभी तक तो कोई सिद्ध तो कर नहीं पाए, है ना। अब लगाए तो उन्होंने आरोप लगाए हैं, सबने लगाए हैं। विपक्षी पार्टियों ने बड़ी हाय तौबा मचाई कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं हो पाया। तो जो राजनीतिक जीवन में समाज में काम कर रहा है उसको तमाम विरोधी जो है इन प्रकार बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए लगे रहते हैं। ये तो आम प्रक्रिया है। बात तो ये है कि जब साबित हो जाए तब माना जाता है। अच्छा, ये बताइए, जो पिछली पार्टियां हैं उनके नेता हैं अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर ये कहते हैं कि कानून का राज नहीं है, संभल हिंसा को देख लीजिए या अन्य चीज़ें देख लीजिए। कई बार तो वो राम मंदिर पे भी टीका टिप्पणी करते हुए नज़र आ गए हैं और ऐसा चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। आरएसएस के जो कहते हैं प्रमुख थे मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा था कि हर मस्जिद में कहते हैं मंदिर देखना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने अपने जगह पर सही होकर कहा है कि भाई हमें हर एक पर नहीं देखना है। हमने तो कुछ चीज़ें कही थी, उस पर किसी ने सहमति नहीं व्यक्त की, ठीक है ना। अब अगर सच्चाई सामने आ रही है और जनता अगर डिमांड करती है कि ये सच्चाई सामने आनी चाहिए तो ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और उसी प्रक्रिया में ये सरकार काम कर रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इसमें आलोचना कर रहे हैं तो मिथ्या है, आलोचना का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही आप अनर्गल आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो जनता के बीच में आप वैसे ही हल्के हो चुके हैं, एकदम हल्के हो जाएंगे, आपको कोई पूछेगा भी नहीं 2027 चुनाव में।
आपने कहा कि जनता के बीच में हल्के हो गए हैं, हाँ। पर यूपी में उनका वर्चस्व बहुत बड़ा है। लोकसभा चुनाव में देखा ज़्यादा सीटें लाए हैं। अरे भैया, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने छल बल से हाँ। इन्होंने तमाम झूठे अनर्गल प्रचार किए कि संविधान खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ। इस कारण से जनता में भ्रम पैदा करके इन्होंने प्राप्त किया है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उपचुनाव में हाँ। इनकी हैसियत आपने देख ली होगी। हाँ। उपचुनाव में जब सारे भ्रम खत्म हुए हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई कि नहीं आई? हाँ। तो आरोप भी तो लग गए। आप कैसे लोकसभा आरोप भी तो लग गए जी? आरोप भी तो लग गए। आरोप तो लगते ही रहते हैं भाई। आरोप तो वो पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। हाँ। जब ग्राम पंचायत के चुनाव में उन्होंने 80 के 80 लोगों को बैठ करके जितवा दिया था और वहाँ के सारे चुनाव अधिकारियों को बैठाल करके उन्होंने सत्ता की हनक दिखा करके दबा दिया था। ये उन लोगों ने आरोप लगाए हैं क्योंकि स्वयं वो ये बात करते आए, ये काम करते आए हैं। वो लोकतंत्र के विरोध में हमेशा इनके इन प्रकार रहे हैं और आज वही आरोप लगा रहे हैं। भाई, आप ग्राम पंचायत के चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने बैठाल करके और विरोधी पार्टी के लोगों को आने नहीं दिया, वोट नहीं लेने दिया, ये सारे मामले हैं प्रकाश में, ऐसा नहीं है। सपा के राज में हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि नहीं साहब बेईमानी हुई है। किस चीज़ की बेईमानी हुई है, जब साबित करके दिखाएं। कहाँ से बेईमानी हुई? अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। आप काम कर नहीं पा रहे हैं, परफॉर्मेंस आप सही नहीं दे रहे हैं, जनता की आपने सेवा नहीं की, जनता का आप पर से विश्वास हट गया है, इसलिए वो आपको नकार दिया है। अब आप तमाम अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा जनता की सेवा नहीं की, जनता के लिए काम नहीं किया, जनता में आपने विश्वास नहीं बना पाया। पर यूपी में ज़्यादातर विकास तो ऐसा कहा जाता है अखिलेश यादव ने किया। सड़कें बनाई, ये पीछे मेट्रो है ये इन्होंने बनाया, काफ़ी चीज़ें की, उन्होंने डायल 100 दिया, अब उसको आपने 112 कर लिया। ये सब क्या है भैया? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने मेट्रो बनाई, मेट्रो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप पता करिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधा पैसा दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें पूरा सहयोग किया। ये नहीं कह सकते कि ये खाली समाजवादी पार्टी का दिया हुआ विकास का वो है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी महती भूमिका निभाई थी। और रही 112 की बात, तो 100 नंबर डायल, आपको याद होगा कल्याण सिंह के ज़माने में लेपर्ड और जो है कोबरा चलती थी गाड़ियाँ, जो है 100 नंबर पर डायल करके और तत्काल फोर्स आती थी। उसी को आपने इम्प्लीमेंट किया, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया। बाकी किया क्या था? ये तो पिछली सरकारों में जो हुआ तो वही तो आपने किया था। नहीं, उन्होंने कहा कि अब अपनी पीठ ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसका स्ट्रक्चर बनाया है, उन्होंने बड़ा ऑफिस बनाया, 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी, पुलिस की तुरंत सहायता मिल जाएगी, ये चीज़ें की। हाँ, लेकिन ये चीज़ें की, लेकिन हुई कहाँ? नहीं हो गई थी, 10 मिनट में गाड़ी आती अगर ये सारे इम्प्लीमेंट हुए होते तो आपको बदला क्यों जाता? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों मुख्यमंत्री बनते? आप ही बने रहते। इसका मतलब ये है कि आपने जो कार्य किया है वो बेमन से अधूरा किया है। अच्छा, उसमें आपने उसकी कार्रवाई को पूरी तरह से कार्रवाई अंजाम पे लाने का काम नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने आपको बदला ना। अच्छा, अगर काम बेमन से हुआ तो कहते हैं अभी जो मेट्रो शुरू हुई थी उसमें भी कहते हैं अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन कर दिया था, उसके बाद बीजेपी आई उसने भी उद्घाटन कर दिया। तो ये क्या बेमन से ये भी हुआ था क्या? नहीं, तो बेमन से तो हुआ था भाई। क्यों? अगर आप ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधा पैसा दिया है, आधा राज्य गवर्नमेंट ने दिया है, तो आप दोनों मिलकर के आपको आपसी सहमति से काम करना चाहिए ना। आप सारा क्रेडिट अपना लेना चाहते हैं, तो ये तो छल बल की राजनीति, यही तो जनता ने देखा, इसीलिए तो उनको लात मारी है। ये सारे काम इन्होंने किए ना कि मेट्रो हमने बनाई, ये इन्होंने क्या बनाया भाई? आप कल्याण सिंह के ज़माने में देखिए, लेपर्ड और ये कोबरा गाड़ियाँ चलती थी और 100 नंबर पर तत्काल आती थी, उसी को आपने मॉडर्नाइज करके डायल 112 किया और 1090 किया। 112 तो कहते हैं बीजेपी ने किया। नहीं, वो जो भी है उसी को मॉडर्नाइज करके किया ना। उन्होंने नया आपने क्या किया है? क्या ये बताइए, नया क्या किया? नया आपने एक काम किया कि आपने हिंदू मुसलमान में फ़र्क पैदा किया। इन मुसलमान बेटियों को इतना पैसा देंगे, हिंदू बेटियों को इतना देंगे। किस तरीके से जितना आप कास्टिज्म करके जो है उन्माद पैदा करना चाहते थे, करने की कोशिश की, और इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया। कास्टिज्म का तो कहते हैं हमेशा से आरोप बीजेपी पे लगता आता है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो मिथ्या आरोप लगाते हैं ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ये कहा कि हम जो भी काम करेंगे हम सबके लिए करेंगे, सभी भारत माता की संतान है। तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं कि हमको अब ठाकुर होने पे गर्व है? अगर कोई आदमी कुछ है तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन ठाकुर के बाद एक मानव भी है, उसका एक धर्म जिस पद पे बैठा है वो सबके लिए देश सोचता है ना। इसीलिए तो हमारा नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हमने कभी कोई भेदभाव का काम नहीं किया ना हमारी सरकार ने। हमारे पार्टी, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भेदभाव तो नहीं किया। सभी के लिए मिनिमम प्रोग्राम है, मैक्सिमम प्रोग्राम है, सबको बराबर से न्याय किया जा रहा है, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना।
अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यूपी की राजनीति में कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को जैसे फिल्मों में, बहुत सीरियस फिल्मों में अच्छे से किरदार होते हैं, उसमें बहुत सीरियस हो जाती है जनता, जो श्रोता होते हैं देखते देखते सीरियस हो जाते हैं, तो बीच में एक कॉमेडी डाल दी जाती है। जैसे जॉनी वॉकर आ गए, राजेंद्र नाथ आ गए, महमूद आ गए, टुनटुन आ गए, तो थोड़ा सा हास्य हो जाता है। तो मुझे राजनीति के क्षेत्र में ये दोनों लोग हास्य नजर आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नजर नहीं आता। अखिलेश यादव तो बहुत सीरियस नेता है, आप उसको कैसे हास्य कह रहे हैं? अब वो आप कहते होंगे, लोग कहते होंगे, लेकिन जनता तो ये कहती है कि भैया ये सब एक पप्पू है, एक लप्पू है। लोग तो कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, आदरणीय राजीव गांधी जी के पुत्र हैं राहुल जी, लेकिन लोग ये कहते हैं तो हम क्या करें, ये तो लोगों की धारणा है, और लोग ही आदमी को अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पे बैठाते हैं, तो उन लोगों को सही करें ना। मेरे कहने से क्या होगा? आप बताइए, मैं जो कहिए वो कह दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, ये लोगों की बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो इन बेकार की बातों पे कहीं बीत ना जाए रहना। लेकिन हमारे लिए अगर आप ये बात लागू कर सकते हैं, लेकिन जनता अगर कहेगी तो फिर जनता करेगी भी। जनता अगर कहेगी कि ये भैया वो है, तो फिर आपका समर्थन गया, क्योंकि जनता के ही समर्थन से हम सरकार में आते हैं और जाते हैं। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि योगी जी का काम, मोदी जी का काम पसंद नहीं आता उनको, तो ये क्या है? किनको नहीं पसंद आता? लोग कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि लप्पू हैं, पप्पू हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहते कौन है? जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुविचार, ये सारे तबके के लोग मिल करके योगी आदित्यनाथ जी को हटाने में और मोदी जी को लगे रहते हैं। उनके नेता ये लोग हैं। तो अब ये जनता का जो नेता है उसको कौन हटा पाएगा? कोशिश बहुत करते हैं, नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ऐसा नेता मिलेगा कहाँ? ये तो हिंदुस्तान का और उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा महान नेता हम लोगों को मिला, जो अपने लिए सोचता ही नहीं, जिसका अपना कोई परिवार ही नहीं, यानी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानने वाला, जो यहाँ की 26 करोड़ जनता को अपना परिवार मानने वाला एक ऐसा निर्वाध नेता मिला है, जो कहीं अपना पराये में कोई फर्क नहीं करता, जो सबके साथ में लेकर के सबका विकास करना चाहता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे दो नेता मान मिले हुए। हम तो उन पर विश्वास करेंगे साहब। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो पूंजीपति है उनका कहते हैं टैक्स माफ़ कर दिया जाता है, उनका जो कर्ज होता है वो माफ़ कर दिया जाता है, और 3 करोड़ जो लोग हैं जो मिडिल क्लास के, उनसे ही टैक्स लिया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विजय माल्या, किसानों का क्यों नहीं माफ़ होता है? पूंजीपतियों की अगर आपने बात की, तो विजय माल्या जी जो उनको राज्यसभा सदस्य बनाने का काम किसने किया था? कांग्रेस आई के लोगों ने विजय माल्या जी को राज्यसभा सदस्य बनाया। आज हमारी सरकार में वो जो है भागा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि भगा दिया, लेकिन इनकी सरकार में 8,000 करोड़ का घोटाला करके और राज्यसभा सदस्य बन करके अगला आदमी MP बन के बैठा हुआ था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उसको लगा कि अब भैया कार्रवाई होगी, तो वो भागा। पैदा तो आपने किया ना, एक भ्रष्टाचारी आदमी को बढ़ावा आपने दिया, और आप वो गलती का इल्ज़ाम अपन जो है भाजपा पे लगाना चाहते हैं, जो आपने गलती की है। आपने उसको महिमा मंडित किया, आपने उसको राज्यसभा सदस्य बना के भेज दिया, आपने उसको प्रशय दिया हुआ था। इतना घोटाला करने के बावजूद भी बढ़िया किंगफिशर का मालिक बन करके पूरे हिंदुस्तान में घूमता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का जलजला देखा तो उसको लगा कि भैया अब तो हमें दाम का दाम जो है एक एक पाई चुकानी पड़ेगी, तो भागा। अब भागा तो ये लोग बोल रहे हैं भगा दिया, भगा दिया। भाई पैदा किसने किया, बनाया किसने? और आप पूंजीपति की बात करते हैं, ये अडानी है। अडानी को राजस्थान सरकार में 184 करोड़ रुपए का ठेका आपने दिया। अगर अडानी मोदी जी के खास आदमी हैं, वो गरीबों का पैसा ले रहे हैं, तो आपने उनको फिर कैसे आपने बनाया भाई? हैं 184 करोड़ रुपए का आपने ठेका क्यों दिया उनको राजस्थान सरकार में? अगर वो खराब है, करप्ट हैं, तो करप्ट आदमी को आपने क्यों आगे बढ़ाया? ये सारी चीज़ें जनता ने देख लिया, समझ लिया, इसीलिए तो उनको किनारे डाल दिया है। क्योंकि ये लोग, इनका अपना कोई विजन नहीं है, ना कोई अपना एजेंडा है। इन्होंने हिंदुस्तान को जितना पीछे धकेलना था धकेल दिया। अब हिंदुस्तान तीसरी विश्व की महाशक्ति के रूप में आगे आके खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान की 5वीं महाशक्ति है और तीसरी शक्ति के रूप में आके खड़ा हो रहा है। 1,84,000 मीट्रिक टन गेहूँ सड़ गया था, और उस समय हमारे 5,000 आदमी भूख से मरते थे। उनकी ये रिकॉर्ड था गवर्नमेंट का।
5,000 आदमी प्रति माह के दर से मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। आज हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कोई आदमी भूख से मरा हो, बताइए ज़रा। ये ऐतिहासिक कारनामा करके अटल जो है मोदी जी ने दिखाया करके। और हमारी सरकार का जो विज़न था, आपको याद होगा कि जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें गाना था हाय महंगाई तू कहाँ से आई तेरी मौत ना आई। तो वो गाना उस समय आया था जब 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल था। यानी उस समय भी भयानक महंगाई की मार थी। और आपको याद होगा कि सोमालिया में एक बच्चा भूख से मर रहा है, कुपोषण का शिकार, और एक जो है चील बैठा हुआ है उसका इंतजार कर रहा है कि वो मरे, उसको खाएं। अच्छा ये बताइए, ऐसे ही सुनिए सर, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में, ऐसे ही आपके बिहार राज्य से, उड़ीसा से गरीब बच्चों को ले जा करके सऊदी अरब की खाड़ियों में बेचने का काम होता था। क्यों? क्योंकि भुखमरी का शिकार थे, वो अपने बच्चों को बेचते थे। आज ये हो रहा है कहीं? अच्छा ये बताइए, आपने कहा 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। जी सर। क्या ये कोई गर्व की बात है? ये गर्व की बात। क्या ये गर्व की बात है कि 80 करोड़ लोग हमारे भारत में गरीब हैं? ये गर्व की बात है? वो गरीब हमारे नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं। वो अन्नदाता हैं। और अगर अन्नदाता अगर अन्न को उगा के भूखा रह जाए, और अगर मकान बना करके मकान बनाने वाला अगर सड़क पर रहे, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। वो हमारे भाई हैं, हमें गर्व। वही कह रहा हूँ, ये कोई गर्व की बात है? ये तो शर्म की बात है ना। आज मुझे गर्व है इस बात का कि आज वो गरीब आदमी को मकान भी मिल रहा है। आज करोड़ों की संख्या में मकान प्राप्त हुए हैं, सुलभ शौचालय प्राप्त हुए हैं, मुफ्त में इलाज प्राप्त हुआ है, मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्राप्त हुआ है। 18,000 गाँव में, 18,000 गाँव में जहाँ पर बिजली लोग नहीं जानते थे, खंबा नहीं जानते थे, आज 18,000 गाँव में बिजली लगा दी गई है, और लोग आज उजाले की चपेट में आकर के आगे बढ़ने का काम कर। ठीक है, विकास काफ़ी हो गया है। ठीक है भाई साहब ने बताया यूपी में लगातार विकास होता हुआ नजर आ रहा है, और भाई साहब ने अन्य तमाम सवालों के भी जवाब दिए। आप देख रहे हैं द लोकसभा, अभय कुमार सिंह, लखनऊ।